ये विषाणु उस जीवाणु से भी काफी खतरनाक होता है ये। तो इसके बारे में अब आज हम लोग अध्ययन करेंगे। राम राम भाइयों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वायरस। वायरस क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें और या फिर हम आपसे ये पूछें कि हमें रोग क्यों होता है, हमें रोग क्यों होता है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो इसका कारण दो प्रकार का है। एक है कि बैक्टीरिया के कारण और दूसरा वायरस के कारण, जिसमें हम लोग वायरस का आज पढ़ने वाले हैं। तो वायरस के बारे में फुल डिटेल आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायरस क्या होता है। तो वायरस का खोज सर्वप्रथम मार्टिनस बेजेरिनस ने किया था। सबसे पहले किसने किया था? मार्टिनस बेजेरिनस ने किया था। इस वायरस को कहां देखा था? तो ये वायरस इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि इसे नंगे आंखों से तो देखने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो इसको नंगे आंखों से कोई देख नहीं सकता। अगर देख सकते तो बहुत पहले का ही खोज हो गया होता वायरस का। तो इसे नंगे आंखों से नहीं देख सकते। तो इसको सूक्ष्मदर्शी से किसने देखा था? तो सबसे सर्वप्रथम मार्टिनस बेजेरिनस ने देखा था। मार्टिनस बेजेरिनस ने सर्वप्रथम देखा था। और कहां देखा था? मार्टिनस बेजेरिनस ने सबसे पहले इन्होंने एक प्रयोग किया। इन्होंने देखा तंबाकू का एक पौधा था, तो उस पौधे पर पीला रोग हो गया था। तो ये सोचे कि ये पीला रोग होता क्यों है, इसमें क्या ऐसा चीज है जिससे ये पीला हो जा रहा है। तो इन्होंने उस पीले पत्ते को तोड़कर एक स्वस्थ और अच्छे पत्ते पर रगड़ दिया और कुछ दिन बाद देखा कि जैसा रोग उस पीले पत्ते में था वैसा ही रोग इस अच्छे वाले पत्ते पर हो गया। तो वो सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस पत्ते को उन्होंने रिसर्च में लेकर गए और अपने लैब में जाकर देखे। कौन देखे? मार्टिनस बेजेरिनस ने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्हें बहुत छोटे छोटे दिखाई दिए। क्या? वायरस। वायरस की संरचना आपको दिखा देते हैं कि वायरस की संरचना कैसे होती है। मिनिमम और अधिकतम वायरस की संरचना ऐसे होती है। वायरस इस प्रकार होते हैं मिनिमम। और इन्होंने ऐसा देखा तो वो सोचे कि ये क्या है। तो इन्होंने इसका नाम वायरस रखा। इसका नाम वायरस रखा। ये क्या है? वायरस। तो इन्होंने खोज की इसकी। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या करता है और इससे कैसे रोग होता है और कैसे संक्रमित करता है व्यक्ति को। तो ये एक ऐसा चीज है जो न तो सजीव है और न ही निर्जीव है। अब सोचेंगे आप, न ये सजीव है और ये सजीव नहीं तो ये निर्जीव ही होगा, और ये निर्जीव नहीं है तो सजीव ही होगा, क्योंकि दो प्रकार की वस्तु पाई जाती है हमारी धरती पे, एक सजीव एक निर्जीव। तो निर्जीव होगा या फिर सजीव होगा। तो ये कैसे है कि ये सजीव भी है और निर्जीव भी नहीं है, और सजीव कब है और निर्जीव कब है? तो ये तब तक निर्जीव रहता है जब तक ये सजीव के अंदर ना चला जाए। सजीव में क्या होता है? सजीव में प्रत्येक सजीव में कोशिका होती है, इसलिए वो सजीव होता है। अगर उसके अंदर कोशिका नहीं होगी तो वो निर्जीव ही है। तो वो निर्जीव है। तो प्रत्येक सजीव में कोशिका होती है। तो ये क्या करता है कि निर्जीव तो ये है पहले, ठीक है। तो अगर ये सजीव का अगर सेल पाता है, सेल मतलब कोशिका, सजीव का कोशिका पाया जाता है तो ये उसके अंदर चला जाता है और जाने के बाद ये गुणन की प्रक्रिया करने लगता है। गुणन मतलब ये दो संख्या में जा रहा है, दो जा रहा है तो उसमें गुणा करेगा तो दो गुणे दो चार हो जाएगा। ऐसे ही चार गुना आठ, ऐसे ही मतलब गुणन प्रक्रिया करते करते इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब ये अपने संख्या को बढ़ा देता है सेल के अंदर। तो सेल में अंदर अगर ये अपनी संख्या को बढ़ाएगा तो ये ज्यादा बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल जाएगा। तो जब फैल जाएगा तो वो संक्रमित कर देगा जहां पर वो रहेगा। तो संक्रमित कर देगा तो वो व्यक्ति बीमार पड़ जाएगा। ये वायरस है। और आपको जीवाणु बताए हैं। जीवाणु क्या होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कहते हैं हिंदी में जीवाणु। तो जीवाणु क्या होता है? जीवाणु ही इस रोग फैलाने वाला कारक है। तो जीवाणु को हम लोग नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है वायरस। तो वायरस को देखते हैं। तो ये देखते हैं ये वायरस का मतलब क्या होता है। वायरस मतलब होता है विष। विष मतलब जहर होता है। तो विष मतलब जहर। जहर तो इंग्लिश में पॉइजन कहते हैं। तो ये इसे पॉइजन भी कह सकते हैं या फिर विष कह सकते हैं या फिर जहर भी कह सकते हैं। तो ये विष
के अणु होता है, ये 20 के अणु होता है, इसीलिए इसको मिलाकर क्या हो जाएगा 20 अणु, मतलब 20 के अणु मतलब विषाणु हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब इसका पहले डिफिनीशन देखते हैं वायरस की। इसका डिफिनीशन क्या होता है, यह प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने अविकल्पीय परजीवी होते हैं। इसका मतलब यह है यह प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल मानव के प्रत्येक सेल में, सबसे छोटी इकाई होती है शरीर की सेल, तो उसके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक पाया जाता है। सेल के अंदर हम लोग जूम करेंगे तो न्यूक्लिक पाया जाता है। न्यूक्लिक के अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए, और उसके अंदर प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के बने अविकल्पीय परजीवी होते हैं। इसका मतलब यह है, ये क्या कह रहा है कि यह प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल मतलब प्रोटीन का भी और प्रोटीन का और न्यूक्लिक अम्ल या फिर डीएनए या फिर आरएनए, मतलब ये दोनों में से कोई एक ही होगा। किसमें, इसमें ये क्या है, वायरस है, वायरस, ये वायरस है। इसमें या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है, ऐसे होती है, डीएनए की संरचना ऐसे ही होती है ना। तो ये डीएनए है, ये डीएनए है हमारा। तो वायरस में या फिर डीएनए होगा या फिर ऐसे सिंगल हेलिक्स होगा, तो ये आरएनए हो जाएगा। तो इनमें से या फिर डीएनए होगा या फिर आरएनए, इसको हटाकर हम ये लगा देंगे या फिर इसको लगा देंगे, तो क्या होगा कि ये न्यूक्लिक अम्ल के बने अविकल्पीय परजीवी होते हैं। अविकल्पीय मतलब इनके पास कोई विकल्प नहीं होता है गुणन करने की या फिर कुछ करने की। ये क्या कहते हैं, मृदा से घूमते रहते हैं, मतलब वायु में घूमते रहते हैं, ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, कुछ इनका काम नहीं होता है, आवारा होते हैं। तो जब इनको जीवित कोशिका मिलती है, जीवित कोशिका मतलब किसी मनुष्य का भी हो सकता है, कुत्ते का भी हो सकता है, मतलब जिसमें सेल पाया जाता हो, वो अगर मिल जाए तो ये उसके अंदर चला जाता है। जाने के बाद ये घूर्णन की प्रक्रिया चालू कर देता है। तो मतलब इसके पास अविकल्प, मतलब इसके पास विकल्प तब नहीं होता है जब ये घूमता रहता है और इसके पास सजीव ना हो। तो ये अविकल्पीय परजीवी, परजीवी मतलब होता है जो 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 जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है अपनी जीविका चलाने के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वो होता है परजीवी। जैसे शेर होता है, तो शेर क्या होता है, शेर परजीवी होता है, क्योंकि वो खुद से जाकर पेड़ पौधे पत्ते तोड़कर खाता नहीं है, वो क्या करता है किसी दूसरे जीव को मारकर खाता है और जीवित रहता है, वरना वो मर जाता है। और वह दूसरे पर निर्भर रहता है, मतलब अपने जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, इसलिए वो परजीवी है। क्या है, परजीवी है। तो ये आपको समझ में आया पहला। दूसरा देखते हैं, विषाणु जीवित कोशिका के अंदर, विषाणु जीवित कोशिका के अंदर ही गुणन करते हैं, मतलब वो जीवित कोशिका, यही आपको बताए हैं कि वो अगर जीवित कोशिका पाएगा तभी इसमें गुणन करेगा। 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 12 होगा, मतलब ऐसे ही गुणन करते करते वो संख्या में वृद्धि कर लेगा और उससे वो संक्रमित कर देगा उस जीव को, सेल को करेगा, उसके बाद उसके उत्तक को कर देगा, और उसके उत्तक को करने के बाद उसके तंत्रिका तंत्र को करेगा, उसके बाद वो पूरा शरीर को संक्रमित कर देगा, तो जिससे रोग होगा, बीमारियां होंगी। देखते हैं कि मतलब ये विषाणु शरीर के अंदर जाते कैसे हैं, मतलब जीवित में कैसे जाते हैं। तो ये व्यक्ति के शरीर में या फिर सांस के द्वारा जा सकते हैं, या फिर किसी रोगी व्यक्ति के पास हम बैठते हैं तो उसका मतलब उसके अंदर वायरस है, वो छींकता है, तो उसका वायरस जो होता है अगर हम सांस लेते हैं तो वही चीज और हमारे अंदर जाता है, जिससे रोग हो जाता है। और वो अंदर जाके क्या करते हैं, अंदर जाकर रोग गुणन की प्रक्रिया करने लगते हैं, जिससे रोग हो जाता है। ये और क्या करते हैं, मतलब ये जाके कोशिका में कोशिका की भित्ति को गला देते हैं। गलाने का मतलब उसके जो ऊपर ऊपरी आवरण होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, मतलब क्या बहुत कुछ ये सब होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसकी कोशिका भित्ति है, सेल मेम्ब्रेन है, ये कोशिका भित्ति है, इसको गला देता है, जिससे इधर उधर मुड़ने लगते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा, सब यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये बाहर घूमने लगेंगे और ये ब्लास्ट कर जाएगा ये कोशिका। तो इसके कारण ये ऐसा होगा, विघटन प्रक्रिया जब करने लगेगा तो इसको क्या करेगा, उसका भित्ति को दबाएगा, उसके बाद मतलब सभी को ये क्या करेगा, संक्रमित कर देगा। और वायरस शरीर के अंदर कैसे जाता है, तो कोशिका में जाने के बाद वो क्या करता है, कोशिका भित्ति को गलाता है, और उसमें बैक्टीरिया अगर होते हैं, मतलब हमारे शरीर में किस प्रकार की मतलब लाभदायक जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, तो हमारे शरीर के अंदर लाभदायक बैक्टीरिया भी होते हैं। तो जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, ये
लाभदायक होते हैं, ये हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। और दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया उपयोगी होता है? तो लैक्टोबैसिलस, जिसे हम खाते हैं अंदर जाता है हमारे, और वो फायदेमंद भी होता है। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, जीवाणु की बात कर रहा हूँ, वायरस की नहीं, जीवाणु की बात कर रहा हूँ। तो जीवाणु कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। जो लाभदायक शरीर में हमारे होते हैं, ये वायरस उनको जाकर अटैक करके उनको खत्म करने लगता है। और ये ज्यादा मात्रा में जाएगा तो जल्दी खत्म करेगा, और ये धीरे धीरे, और कम मात्रा में जाएगा तो ये धीरे धीरे खत्म करेगा। किसको? जीवाणु को, बैक्टीरिया को। खत्म करने के बाद इस सेल को खत्म करेगा, पूरे इसको खत्म कर देगा। और इससे कैसे कैसे रोग होते हैं, जैसे चेचक, खसरा, मतलब ऐसे इत्यादि और सभी रोग होते हैं। किससे? वायरस से। कोरोना भी इसी से होता था। तो कोरोना की उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। कोरोना का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार था। ये भी क्या है? ये भी विषाणु है, वायरस है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है। मतलब अधिकतर ऐसे होते हैं और थोड़ा कम इस प्रकार भी होते हैं विषाणु। और वायरस के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। मतलब जिस बुक में इसका अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। तो आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है वायरस का। तो ये वायरस में अगर आपको कहीं दिक्कत हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही बना है, तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें क्या डाउट आपको है। तो हम आपको कमेंट में अगर पूछेंगे तो हम लोग आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। तो वायरस के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।